होता क्या है या फिर एटम होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद बात करेंगे केवल 3 या 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पेपर बनाने के लिए। ठीक है, कौन कौन से, देखो पहले परमाणु होता क्या है। सबसे पहली बात, परमाणु की सबसे पहले परिभाषा दी थी डाल्टन ने। ठीक है भाई, किसने दी? डाल्टन ने। कब दी थी? 1803 में। तो डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अन्य छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा था? अविभाज्य। डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है? अविभाज्य। कहने का मतलब यह है कि परमाणु को और छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब डाल्टन के अनुसार यह है कि परमाणु कैसा है? अविभाज्य। मतलब किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अन्य छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु। लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है और इनकी बात कैसी थी? असत्य। ठीक है, यही समझ लेना है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। जब डाल्टन के बाद आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया, ठीक है, क्या आएगा? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो जैसे ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया। क्या किया भाई? संशोधन। संशोधन ये था कि परमाणु भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम लोग बोलते हैं मूल कण। क्या बोलते हैं? मूल कण। उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर भी एक छोटा भाग होता है, धनावेशित भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। मतलब स्टार्टिंग से बात को पूरे समझते हैं हम लोग। क्या है कि सबसे पहले परमाणु होता क्या? क्वेश्चन नहीं आने वाला लेकिन फिर भी सीख लो। परमाणु क्या है? तो डाल्टन ने सन 1803 में बताया कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे कणों में तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब परमाणु कैसा है? अविभाज्य। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। ठीक है, लेकिन इनकी बात कैसी थी? असत्य। तो फिर क्या हुआ? डाल्टन के बाद आया आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। अब आधुनिक परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया कि डाल्टन का जो कथन है कि परमाणु कैसा है? अविभाज्य, वो कैसा है? असत्य। क्यों? क्योंकि परमाणु भी 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मूल कण होते हैं वो देख लें भाई। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 मूल कण होते हैं। बात समझे यहाँ तक की? सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो परमाणु की बात क्लियर, लिखना नहीं है, केवल याद कर लेना थोड़ा सा। क्या कि डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब परमाणु कैसा है? अविभाज्य। लेकिन इनकी बात कैसी थी? असत्य। तो असत्य फिर जब हुई तो इनकी बात क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया। उसमें क्या कहा गया कि परमाणु विभाज्य होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु कैसा होता है? विभाज्य होता है। और ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि भाई बेसिक होने के बाद हम लोग पढ़ना क्या है। तो देखिए आगे क्या होगा वो देखिए। ये क्वेश्चन नहीं आने वाले लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, डाल्टन के बाद कई मॉडल आए। ठीक, कौन कौन से मॉडल आए वो चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले मॉडल आया था डाल्टन का, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या हो गई? कमी। कमी कैसे? कि इन्होंने कहा था परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। लेकिन बाद में बात कैसी होगी? गलत। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आया? इसके बाद आया था जे थॉमसन का मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल। अच्छा, इन्होंने क्या बताया? इनके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है वो क्या है? तो इन्होंने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित मेघ है। धनावेशित मेघ। मेघ का मतलब जानते हैं भाई? धनावेशित मेघ है या धनावेशों का मेघ है। धनावेशों का मेघ है। मेघ मतलब होता है बादल। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित मेघ है, अर्थात इसमें कई प्रकार के धनावेशित कण होते हैं, लेकिन इनमें भी क्या पाई गई थी? कमी पाई गई थी। ठीक है, फिर इनके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले ये सिद्धांत कब आया? 1803 में। तो ये कब आया? 1896 में और 97 में। ठीक है, ये बात थी जे थॉमसन के अनुसार। फिर क्या हुआ भाई? तो इसके बाद में कई मॉडल आए, जैसे अब आया था रदरफोर्ड का मॉडल। क्या था? रदरफोर्ड का मॉडल। और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जब दिया तो इन्होंने क्या किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, बात समझ आ रही है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। लेकिन इनके परमाणु सिद्धांत या इनके मॉडल में भी क्या आई थी? कमी आई थी। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी गलत हुआ, मतलब इसमें भी क्या आई? कमी। तो अगला मॉडल आया था बोहर का मॉडल। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग नील बोहर या नील्स बोहर। ठीक है, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल।
ठीक है, परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मॉडल में प्लांक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया था। मतलब दोबारा समझे एक बात, सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था, उनके परमाणु मॉडल में क्या कमी थी कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन इनका कथन कैसा था, गलत। तो फिर उसकी कमी किसने दूर करी होगी, जे थॉमसन ने दूर करी होगी, या आधुनिक परमाणु सिद्धांत ने, जिसने कहा गया कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद जे थॉमसन आए, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशों का मेघ होता है, मतलब ये धनावेशित बादल होते हैं इनके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में क्या आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। कब दिया था, 1911 में। ठीक है, ध्यान देना, रदरफोर्ड का मॉडल कब आया, 1911 में। अच्छा, रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमी आई, 2 कमी आई थी, जिन्हें किसने दूर किया, नील्स बोहर ने। किसके द्वारा, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के द्वारा, और ये कब आया था, 1913 में। ठीक, अच्छा, इसके बाद आया था सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। किसका आया था, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल, और ये सिद्धांत आया था कब, 1915 में। ठीक है, 1915 में। तो कुल मिलाकर ये परमाणु सिद्धांत आए थे। लेकिन हम लोगों को कौन कौन सा पढ़ना, वो देख लो। हम लोग केवल पढ़ना है रदरफोर्ड का मॉडल और नील्स बोहर का मॉडल। और इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती, कहने का मतलब बोहर त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठा टॉपिक अपना रहेगा बोहर त्रिज्या। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या है, एक तो रदरफोर्ड का मॉडल, दूसरा नील्स बोहर का, और तीसरा बोहर त्रिज्या क्या होती, वो पढ़नी बस। ठीक है, इतने टॉपिक रहेंगे, बाकी ये तो बेसिक चीजें थी अपनी, नोट करो यहाँ पहले। ठीक है, यहाँ तक की बात कंसर, आगे बढ़े। देखो अब टॉपिक क्या रहेगा वो चीज समझो। कुछ और बेसिक चीजें पढ़े, फिर इसके बाद स्टार्ट करें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो क्वेश्चन केवल 3 या 4 बन सकते हैं इस पूरे चैप्टर में से, और वही पढ़ने लिए हम लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले परमाणु है। ठीक है, और परमाणु के केंद्र में एक छोटा भाग है। इस छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। और इसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं। ठीक है, ये क्या होगी, कक्षाएं। अब समझना ये है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर होते हैं 2 मूल कण। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों चीजें ये है कि प्रोटॉन जो होते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग, प्रोटॉन कैसे कण होते हैं, पढ़ा होगा सबने। तो प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण। कैसे होते हैं, धनावेशित कण। ठीक है, ये मूल कणों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और जो न्यूट्रॉन है, क्या है भाई, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, न्यूट्रॉन को लगाते हैं हम लोग 0, क्योंकि यहाँ ये कैसा कण है, उदासीन कण। कैसा कण होता है, उदासीन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बनता है, नाभिक। क्या बनेगा, नाभिक। तो इसके हिसाब से अगर प्रोटॉन प्लस का है और न्यूट्रॉन उदासीन है, तो इन दोनों को मिला के नाभिक कैसा बन जाएगा, धनावेशित। नाभिक कैसा हो जाएगा, धनावेशित। बात समझ गया तक की, तो नाभिक हो गया धनावेशित। ठीक, अब समझो, नाभिक के बाहर जितनी भी कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित। मतलब बाहर जितनी कक्षाएं हैं उनमें सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित किए जाते हैं। ठीक है, अब समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, हम लोग कह देंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण है। कैसा कण होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण है। ठीक है, अब क्या समझना है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा, तो हम लोग कह देंगे कि प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये किसका होता है, प्लस का। अब जितना आवेश प्रोटॉन का है उतना ही आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर कितना होगा, -1.6 गुणा 10⁻⁻19। कहने का मतलब है कि किसी परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग बात करें कि परमाणु का आवेश कितना होगा, तो परमाणु का जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके आवेश को जोड़ के प्राप्त होगा। कहने का मतलब E + P + N। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, -1.6 गुणा में 10⁻⁻19, और प्लस प्रोटॉन का आवेश कितना है, तो 1.6 गुणा में 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन का आवेश तो पहले 0 है।
तो कुल मिलाकर ये कैंसिल करेंगे तो पूरे परमाणु का आवेश कितना हो गया, 0। मतलब परमाणु कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, ये पॉइंट समझना था कि परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। तो जब भी क्वेश्चन आए कि परमाणु कैसा होता है तो कह देना परमाणु विद्युत रूप से उदासीन या वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, वैद्युतीय रूप से उदासीन। समझ गया तक की बात। ये पूरा पॉइंट था अपना और बेसिक वाला। और भी बेसिक पॉइंट है, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तेजित अवस्था क्या होती है, ठीक है, उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, आयनन क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, और बोर त्रिज्या क्या होती है। पहले इतना लिखें यार, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर स्थित हैं या वितरित हैं तो ये कैसी कक्षा में गति कर रहे हैं। तो हम लोग कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गतिमान होते हैं। कैसे पथ पर, वृत्तीय पथ पर। बात हमारी यहाँ तक की, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे पथ पर गतिमान होंगे, वृत्तीय पथ पर। अब समझना यहीं से, सारे क्वेश्चन यहीं से निकालेंगे। ठीक है, देखो ये इतना याद रखना, आगे काम आएगा ये सब। देखो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु क्या है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। हाइड्रोजन परमाणु क्या है, तो सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग 1H1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब बेसिक परमाणु। लेकिन अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के बन जाएंगे और दो परमाणु, 1H2 और 1H3। इनके नाम भी पता होने चाहिए। तो 1H1 वाले परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलेंगे, प्रोटियम। और 1H2 वाले क्या बोलेंगे, ड्यूटीरियम। ठीक है, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसके अलावा 1H3 वाले क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। अब बात समझो यहीं से भी, अगर पूछ ले कोई समस्थानिक के, बाकी अपने चैप्टर में समस्थानिक है नहीं, फिर भी समझ लो कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक। अब समझो, अगर हम 1H1 की बात करें तो 1H1 के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तुम लोग कहेंगे कि इस परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है, क्या चीज, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसका 1 है, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है Z। तो Z बराबर कितना हो गया, 1। अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 1 ही होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 1। अब आगे समझो, एक जो दिया है, एक क्या है, ये दिया है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना हो गया, A बराबर 1। अगर पूछे जाए कि न्यूट्रॉन कितने हैं, क्या पूछे जाए, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, A माइनस Z। मतलब परमाणु भार और माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो कितने हो गए, A का मान 1 और माइनस A कितना हो गया, 0। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते, मतलब कितने होते हैं, समझ गया तक की बात, कितने होंगे, 0। अगर बात करें यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन परमाणु दिया है उसमें अनुमत कक्षाएं क्या होती है। ठीक है, अनुमत कक्षाएं क्या लगेगी, अनुमत कक्षाएं। ठीक है, समझे यहाँ तक की बात। देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु क्या है, 1H1, 1H2, 1H3। अगर तीनों की बात करें तो, लेकिन बेसिक परमाणु क्या होता है हाइड्रोजन का, मूल अवस्था में 1H1। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु 1H1 होता है तो ये नीचे वाला वन क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है, 1। मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1। और परमाणु भार कितना है, 1। तो परमाणु भार 1 है। और न्यूट्रॉन पूछे जाए तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से क्या घटाओगे, परमाणु क्रमांक। तो A माइनस Z, मतलब 1 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, 0। N बराबर कितना, 0। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में 0 न्यूट्रॉन है। कितने हैं, 0। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसी कक्षा में गतिमान थे, बोलो, वृत्तीय कक्षा में। अगर वृत्तीय कक्षा है तो किन कक्षाओं को अनुमत कक्षाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमत। समझो बात यहीं पे, इतना साफ कर दें, ये लिख लिया होगा, समझो याद रखिए बात। देखो बात समझना, अगर परमाणु है और परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक, तो नाभिक किसका होगा, प्लस का, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाओं में क्या, इलेक्ट्रॉन वितरित है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे भाई, गतिमान होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं
तो कोई भी जब वृत्तीय पथ पर गतिमान होता है, कैसे पथ पर, वृत्तीय पथ पर, तो उसके अंदर एक कोणीय संवेग होता है। क्या होता है, कोणीय संवेग। बात समझना यहाँ पे, जब भी कोई कण किसी वृत्तीय पथ पे गतिमान होगा तो उसके अंदर क्या होगा, कोणीय संवेग। और अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो तो कोणीय संवेग का फार्मूला होता है J बराबर mvr। क्या होता है, J बराबर mvr। बात समझने वाली यहाँ पे, क्या कहोगे, जब भी कोई कण किसी वृत्तीय पथ पे गतिमान होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस कण पे एक बल कार्य करता है, जैसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। और वैसे भी देखा जाए तो नाभिक प्लस का, इलेक्ट्रॉन किसका है, माइनस का। तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस का और नाभिक किसका, प्लस का, दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल। मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, कारण कौन सा है, अभिकेंद्र बल। मतलब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, अभिकेंद्र बल, जो दोनों बलों को बैलेंस कर देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में जाके नहीं गिरता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षा में गतिमान है। ठीक है, नाभिक किसका है, प्लस का, इलेक्ट्रॉन किसका है, माइनस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कक्षा में गतिमान है, तो इनमें क्या लगेगा, कोणीय संवेग। अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय कक्षा में गतिमान है तो क्या लगेगा, कोणीय संवेग। तो समझने वाली बात ये है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया अनुमत कक्षाएं क्या होती है। क्या पूछेगा, अनुमत कक्षाएं क्या होती है। हम लोग क्या कहेंगे कि किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं, किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं अनुमत कक्षाएं। क्या कहोगे, किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं, किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुमत कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमत कक्षाएं। क्वेश्चन क्या होगा, आंसर लिखो इसका। अनुमत कक्षाओं का आंसर क्या होगा, लिखो, अनुमत कक्षाएं। अनुमत कक्षाएं वे कक्षाएं, वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग h/2 पाई का, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुमत कक्षाएं कहते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा भाई कि किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुमत कक्षाएं कहते हैं। तो अनुमत कक्षाओं के लिए चाहो तो याद रखो, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा जब हो जाए तो उसके बाद क्या लिखना, फिर देखो, परिभाषा के बाद में क्या लिखना कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर h/2 पाई, और पूर्ण गुणज का मतलब कोई भी एक नंबर जो पूर्णांक को हम लोग क्या कह देंगे, जहां n बराबर पूर्णांक, n बराबर क्या होगा, पूर्णांक, मतलब n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। बात समझ गया तक की। तो ये रहेगा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किन कक्षाओं में, अनुमत कक्षाओं में। क्लियर बात यहां तक की। ठीक भाई, यहां तक नोट करना। अनुमत कक्षा क्लियर हो गई कि किसी नाभिक के चारों ओर वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अनुमत कक्षाएं कहते हैं। आप समझोगी बात। देखो, अगला क्वेश्चन बनता है कि बोर त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, बोर त्रिज्या क्या होती है, डालो हेडिंग, बोर त्रिज्या। मतलब अभी बेसिक चल रहा है और जब तक आगे क्वेश्चन बड़े वाले बने तब तक पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर त्रिज्या क्या होगी, वो चीज समझनी यहाँ पे। देखो, हमने क्या कहा था, कोई भी हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, 1H1 से। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या होगा, अंदर क्या होगा, नाभिक, नाभिक और सबसे पास वाली जो कक्षा होगी, समझना, हमने कहा n का मान 1 2 3 4 और कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। तो यदि हम कह दें कि यदि n बराबर 1 है, n बराबर क्या है, 1, तो इस कक्षा को बोलते हैं निम्न कक्षा। क्या बोलते हैं, निम्न कक्षा।
ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि बोर त्रिज्या क्या होती है तो हम लोग कह देंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र से निम्न कक्षा तक की दूरी को बोर त्रिज्या कहते हैं। मान लो ये निम्न कक्षा है, ठीक है, ये क्या है भाई, निम्न कक्षा है, और इसका केंद्र दिया है, ये केंद्र है, तो इस केंद्र से इस कक्षा तक की जो दूरी होगी इसे हम लोग क्या कह देंगे, बोर त्रिज्या कह देंगे। बात समझ में आ रही है यहां तक की, क्या कहेंगे हम लोग कि बोर त्रिज्या क्या होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र से निम्न कक्षा कौन सी, जिसमें n बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो क्या कहोगे, हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र से निम्न कक्षा क्या होगी, क्वेश्चन लिखना n बराबर 1, हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र से निम्न कक्षा तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, बोर त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। बात समझ गया तक की। अब जैसे क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे कि अगर हमें किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, मान लो पहली कक्षा की तो वही होगी बोर त्रिज्या, पहली कक्षा क्या होगी, बोर त्रिज्या, अगर दूसरी कक्षा की पूछे, तीसरी की पूछे, तो क्या फार्मूला होगा, सीधा फार्मूला बना लो यहाँ से कि बोर त्रिज्या के लिए फार्मूला बन सकता है, बोर त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला होगा, समझना, आर एन स्क्वायर, एन मतलब कोई भी कक्षा, 2 3 4 5 जो भी कक्षा आ जाए, और उसके बाद में फिर क्या होगा, तो यहाँ याद रखना है कि R1 क्या होगा, आर एन स्क्वायर, या केवल हमसे ऐसे पूछ ले कि भाई यहाँ बता दो आर एन का मतलब क्या होगा, एनवी कक्षा की त्रिज्या, आर एन का मतलब क्या होगा, एनवी कक्षा की त्रिज्या, और R1 का मतलब बोर त्रिज्या, तो बोर त्रिज्या अगर R है यहाँ पे तो हम लोग कह देंगे एन स्क्वायर। बोले एन स्क्वायर क्या है, तो एन मतलब होगा कक्षा का नंबर, जो भी नंबर होगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जो भी नंबर होगा, तो आर एन बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर R1, एन स्क्वायर मतलब जो कक्षा का नंबर होगा, कक्षा संख्या जिसे बोलते हैं हम लोग, करो यहाँ से नोट। ठीक है भाई, समझे यहाँ तक की बात, ये होगी बोर त्रिज्या। अगला पॉइंट क्या है वो देखो, सारे बेसिक पॉइंट पहले करेंगे हम लोग, इस वीडियो में बेसिक पॉइंट कर लेते हैं, और अगली वाली में क्या कर लेंगे हम लोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोहर का परमाणु मॉडल और बोर त्रिज्या का जो फार्मूला प्रूफ होता है वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो सारे बेसिक पॉइंट कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट है उत्तेजन, ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, उत्तेजन। उत्तेजन क्या होता है भाई, मतलब अगर तुम्हें सारे पॉइंट समझने हैं तो कम से कम बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। उत्तेजन क्या होगा, जैसे हमने कहा था कि जो भी कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं कक्षाएं, उनके नंबर क्या कहते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6, जहां तक इनफाइनाइट तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमसे क्या पूछे कि मूल कक्षा क्या होती है, पहले पूछे कि मूल कक्षा क्या है, तो कहना कि जब n बराबर 1 होगा, जब n बराबर कितना होगा 1, तो इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं मूल कक्षा, क्या बोलते हैं, मूल कक्षा। अब जैसे यहाँ पे कह दे कि जब भी n का मान 1 से ज्यादा होगा, कहने का मतलब है 2 3 4 5 6 7 कहीं तक भी जाए वो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये होते हैं उत्तेजित, कैसी अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब बोले ये क्या चीज है, समझो, किसी भी परमाणु में नाभिक जो होता है, किसी परमाणु में क्या होता है, नाभिक के चारों ओर क्या है, कक्षाएं, उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब मान लो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, क्या मिल गई, ऊर्जा, किसी कारणवश ऊर्जा मिली, बाहर से ऊर्जा मिली या फिर अंदर से ऊर्जा मिली है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ऊर्जा ग्रहण करने के बाद अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में चला जाएगा। बात समझ आ रही है, जैसे यहाँ पे हम लोग मान ले कि ये कक्षाएं हैं, अंदर क्या है, नाभिक, और ये है कक्षाएं, ठीक, और इन नाभिक के चारों ओर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये मान लो पहली कक्षा है, फर्स्ट नंबर है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, ऊर्जा, जैसी ऊर्जा मिले इलेक्ट्रॉन को, मान लो कोई इंसान है, अगर उसे एकदम पैसे मिल रहे हैं बहुत सारे, तो क्या करेगा भाई, एकदम 5 स्टार होटल में जाएगा, ठीक है, वैसे सिस्टम इनका बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन है तो क्या मिलेगी, ऊर्जा, तो ऊर्जा जैसी मिलेगी तो अपनी कक्षा छोड़ के कहां चला गया, ऊपर वाली कक्षा में। अब हम लोग क्या कहेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था में ऊर्जा मिलती है, कहीं से भी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलती है, तो वह अपनी निम्न कक्षा को छोड़ के उच्च कक्षा में चला जाता है, कैसी कक्षा में, उच्च कक्षा में, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तेजन। जब भी किसी को ऊर्जा मिलेगी वो क्या करेगा, निम्न कक्षा को छोड़ के कहां चला जाएगा, उच्च कक्षा में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तेजन। हम लोग क्या कहेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा प्राप्त कर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है तो ऐसी अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तेजन कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तेजन कहते हैं। ठीक है, समझे यहां तक की बात? क्लियर? तो उत्तेजन के बारे में ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट लिख लो जल्दी से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनेगा वो देखो। अगला पॉइंट क्या है, और सारे पॉइंट सीखने के बाद से देखना, कोई भी मॉडल है चाहे वो रदरफोर्ड का हो चाहे नील्स बोहर का हो, सारे कंफर्म होंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है स्पेक्ट्रम रेखा। और ये तो भाई समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। स्पेक्ट्रम रेखा क्या होती है, स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होती है, समझना है। ठीक, देखो अभी हम लोग क्या सीख रहे थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में, मतलब उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, जब भी उसे किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलेगी तो वो ऊर्जा ग्रहण करके कहां चला जाएगा? उच्च कक्षा में चला जाएगा। ऐसी अवस्था को बोलते हैं उत्तेजन अवस्था। लेकिन अब दूसरा पॉइंट, अगर कोई ऊर्जा प्राप्त करके उच्च कक्षा में गया है तो कभी ना कभी ऊर्जा खत्म भी होगी या फिर उत्सर्जित भी होगी। तो जैसे ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी फिर क्या करेंगे भाई? अपने लेवल पे आना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और खर्च होने का फिर से वहीं पहुंच जाओगे, तो वैसे ही इनका इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है क्या कि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या है? भी कक्षाएं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले यहां था मूल कक्षा में, लेकिन जैसी ऊर्जा मिली वो कहां चला गया? उच्च कक्षा में। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो खत्म हो गई, मतलब पूरी उत्सर्जित हो गई है। तो जैसे ही वो निम्न कक्षा में कूदेगा या फिर स्थानांतरित होगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? उसकी ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित। और जब भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो ये क्या करेंगे? ये तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के रूप में उत्सर्जित होंगे। किसके रूप में? तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के रूप में। और तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के रूप में जब उत्सर्जित होती है रेखाओं के रूप में होते हैं। किसके रूप में? रेखाओं के रूप में। दोबारा समझो, जब भी किसी परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा छोड़ के उच्च कक्षा में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊर्जा समाप्त होगी तो फिर से अपनी बाहरी कक्षा या निम्न कक्षा में वापस आएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है या स्थानांतरित होता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है किसी विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के रूप में या फिर आवृत्ति के रूप में। और ये तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति किसके रूप में होती है? रेखाओं के रूप में। इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। मतलब आंसर क्या होगा लिखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन देखो आंसर क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है तो वह एक निश्चित तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति की ऊर्जा उत्सर्जित करता है जो रेखाओं के रूप में निरूपित होती हैं। ठीक है,
जिन्हें स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। ठीक, तो आज अपना केवल टॉपिक यहीं तक रहेगा और बाकी आगे बाद में। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखा क्या होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं से निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में कूदता है तो वह निश्चित तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति की ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो रेखाओं के रूप में क्या होती निरूपित होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम रेखा कहते हैं। और बाकी अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का, जो बड़े क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनेंगे, वो तीनों क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कण का प्रकीर्णन उसी में आ जाएगा, नील्स बोहर का, और किसका आएगा? बोर त्रिज्या का। ठीक है, तो इतने टॉपिक पढ़ लेने एक बार, बेसिक है सारे के सारे, और फिर आगे बाद में।